नमस्कार प्यारे कृषि विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऊपर के YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक के लिए टॉप 20 MCQs, जो कि डेली आपके लिए उपस्थित होंगे हम। और 20 क्वेश्चंस जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का 60% वेटेज कवर करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ YouTube के माध्यम से फ्री आपको जो है कॉन्सेप्चुअल स्टडी देते रहेंगे एग्रीकल्चर के लिए। और MCQ जो भी लेकर आएंगे उनको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने रखेंगे और आपको जो है कॉन्सेप्ट सहित उसका आंसर भी सिखाएंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी श्रृंखला में हम डेली आपके लिए लेकर आएंगे। तो आप जो है अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर आप आपके दोस्तों को भी इसे शेयर कर सकते हैं और हमसे जुड़कर बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी करते हुए हमारे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फर्स्ट यहां पर दिया हुआ है ओविसेरिस, केप्रा हिरकस दिया हुआ है, बोस इंडिकस और बुबेलिस बुबेलिस दिया हुआ है। तो देख लेते हैं हमारे पशुपालन में जो है नंबर ऑफ एनिमल कितने हैं? नंबर ऑफ एनिमल 5 हम यहाँ पर पढ़ते हैं, और उसके बाद में एक हम पढ़ते हैं पक्षी, जिसको हम जैसे कि मुर्गी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पोल्ट्री हम पढ़ते हैं। तो ज्यादातर नाम यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो वैज्ञानिक नाम है वो किसका है? काप्रा हिरकस किसका है? बोस इंडिकस किसका है? बुबेलिस बुबेलिस किसका है? तो यहाँ पर देखते हैं बुबेलिस बुबेलिस जो साइंटिफिक नेम है वो किसका है? भैंस का वैज्ञानिक नाम है, तथा बोस इंडिकस जो है वो भारतीय गाय, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम, भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस है। और केप्रा हिरकस जो वैज्ञानिक नाम है वो बकरी का वैज्ञानिक नाम है। तो हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ओविस एरिस, जो किसका वैज्ञानिक नाम है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। यहाँ पर जो चारों पशु दिए हुए हैं, ये चारों पशु जो है वो किस प्रकार के पशु है? रोमांथी पशु है, रूमिनेंट एनिमल, रूमिनेंट एनिमल है। और इन सभी का जो है वो गण जो होता है वो आर्टियो डेक्टाइला, आर्टियो डेक्टाइला यहाँ पर इनका गण होगा। अर्थात जिनके खुर जो होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं, दो भागों में विभाजित खुरों को हम कौन से गण में रखते हैं? उन्हें हम रखते हैं आर्टियो डेक्टाइला गण के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि भेड़ का वंश क्या है, तो वंश जो हो जाएगा वो ओविस हो जाएगा। और एरीज मतलब जो है वो क्या होता है? भेड़ होता है। एरीज मतलब भेड़ होता है। आपने देखा होगा, आपने राशियों के बारे में जब पढ़ा होगा तो एक राशि ऐसी भी है जिसमें आपको भेड़ का डायग्राम दिखाई देता है, और उस राशि को अंग्रेजी में लिखा हुआ होता है, क्या लिखा होता है? एरीज लिखा होता है। तो ये चीजें आप सीख सकते हो। तो यह एक जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब भेड़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा यहां पर है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मिट्टी की नमी को मापने के लिए, मिट्टी की नमी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मिट्टी की नमी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? नमी का मेजरमेंट क्यों किया जाता है? नमी को क्यों मापा जाता है? नमी को इसलिए मापा जाता है कि हम दोबारा से सिंचाई
कब करें, या फिर हमारे जो मिट्टी में मॉइस्चर लेवल जो है या नमी की जो मात्रा है वो कितनी है, तो उसका तनाव ज्ञात कर लिया जाता है किसके द्वारा, टेंसियोमीटर के द्वारा, मिट्टी के नमी को मापने के लिए। तो नमी का तनाव जो ज्ञात किया जाता है, नमी का तनाव जो ज्ञात किया जाता है वो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, टेंसियोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। और टेंसियोमीटर जो होता है ऐसा उपकरण है, ऐसे बड़ा सा उपकरण होता है, इसका जो निचला भाग होता है ये नमी का जो दबाव है या टेंशन है उसका जो दाब है उसको यहाँ पर एक बैरोमीटर टाइप का इक्विपमेंट लगा होता है, उसमें ये बता देता है। इस प्रकार का इक्विपमेंट होता है, इसमें द्रव भरा रहता है। तो यह जो है अगर मान लो यहाँ पर गिरने लग जाता है, इसका दाब अगर गिरने लग जाता है तो समझा जाएगा कि मृदा में नमी की कमी हो रही है या मृदा में तनाव बढ़ गया है। तो टेंसियोमीटर जो है वो जनरली कौन सी मृदाओं के लिए, रेतीली मृदाओं के लिए काम में लिया जाता है। और कितने दबाव तक जो है ये कार्य करता है, तो 0 से लेकर के 0.85 0 से लेकर के 0.85 वायुमंडलीय दाब तक ये कार्य करता है कौन, टेंसियोमीटर। इसलिए इसको हम कहाँ काम में लेते हैं, रेतीली मृदाओं में काम में लेते हैं। और टेंसियोमीटर के द्वारा जो नमी का मापन होता है वो अप्रत्यक्ष मापन होता है। कैसा मापन होता है, अप्रत्यक्ष मापन इसके द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष मापन में अगर हम बात करें कि +0 मतलब +1 से लेकर के +15 तक भी मापन किया जाता है क्या, तो इसके लिए भी ऐसी विधियां हैं जिनसे मापन किया जा सकता है, जैसे जिप्सम ब्लॉक विधि है। अब हम देखते हैं हाइड्रोमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, तो हाइड्रोमीटर क्या काम आता है, हाइड्रोमीटर जो काम आता है जल का घनत्व, क्या काम आता है, जल का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर काम में लेते हैं। हाइग्रोमीटर की बात करें तो वायु का घनत्व, वायु का घनत्व ज्ञात करने के काम आता है कि वायु में जो जल की मात्रा है, वायु में जो नमी की मात्रा है, वायु में जो जलवाष्प की मात्रा है वो कितनी है, तो उसे हम हाइग्रोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। जनरली हम बोल देते हैं कि आर्द्रता ज्ञात करने हेतु, किसको ज्ञात करने हेतु काम में लेते हैं, आर्द्रता ज्ञात करने हेतु हाइग्रोमीटर को काम में लेते हैं। और नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर मतलब वायु वेग मापी। इससे क्या मापा जाता है, वायु का वेग मापा जाता है। किसमें मापा जाएगा, इकाई क्या है, किलोमीटर पर हार। और लगभग जो है इस इक्विपमेंट को आपने देख लिया होगा, ये इस प्रकार का इक्विपमेंट होता है जिसपे तीर लगा हुआ होता है। धरातल से इसकी ऊंचाई जो होती है वो लगभग 3 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। और ये तीर जो है वो आपको विंड वार्ड साइड बताता है। क्या बताता है, हवा के आने की दिशा का ज्ञान करवाता है ये जो इक्विपमेंट है। अब इस इक्विपमेंट में जस्ट नीचे जो है वो क्या लगा रहता है, कप लगे होते हैं। ये कप जो होंगे, ये कप जो होंगे ये वायु की गति को बताते हैं। ये कप जो है वायु के साथ घूमते हैं और घूमने के बाद में साइक्लोमीटर के द्वारा उस गति को मेजर कर लिया जाता है या उस गति को माप लिया जाता है। तो विंड वैन और एनीमोमीटर जो है वो जनरली हमें एक ही पोल पर देखने को मिलते हैं। तो तीर तो क्या बताता है, तीर जो होगा वो वायु की दिशा को बताएगा। और ये जो यहाँ पर कप लगा हुआ है, ये यहाँ पर कप लगे हुए हैं, तो इसे कप एनीमोमीटर कहते हैं। रॉबिन्सन ने इसकी खोज की थी। तो ये हमें विंड वेलोसिटी के बारे में बताता है, विंड की वेलोसिटी कितनी है, मतलब उसकी गति कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मूंगफली का टिक्का रोग। मूंगफली का टिक्का रोग का मुख्य कारण क्या होता है। आप अगर इस वीडियो से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे और आपको कंफर्म हो जाएगा कि वास्तव में हमें उपज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से क्यों जुड़ना चाहिए, क्या वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट जो एजुकेशन है वो मिलती है या नहीं मिलती है। आपको धीरे धीरे इस चीज़ का आभास भी हो जाएगा। मूंगफली का टिक्का रोग का मुख्य कारण क्या है, तो मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है
जिसे हम लीफ स्पॉट या पत्ती धब्बा भी कह देते हैं, पत्ती धब्बा रोग भी कह देंगे। तो मूंगफली का टिक्का रोग जो है वो किसके कारण होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, कवक, विषाणु, जीवाणु या निमेटोड। किसके कारण जो है वो मूंगफली में टिक्का रोग होता है? तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका राइट आंसर जो होगा, तो हम बात करेंगे सबसे पहले, आपने सुना होगा इसका रोग कारक जो होता है वो सर्कोस्पोरा एरेचिडीकोला होता है, एरेचिडीकोला। और दूसरा जो होता है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा होता है, पर्सोनेटा। तो ये दो टाइप के इसके कोजल ऑर्गेनिज्म होते हैं। और सर्कोस्पोरा एक प्रकार की क्या है? कवक है। तो सर्कोस्पोरा क्या होती है? कवक है। अब सर्कोस्पोरा कवक के बारे में बता देता हूं कि ये सर्कोस्पोरा कवक जो होती है वो मृदा जनित होती है। कैसी कवक होती है? मृदा जनित, और बीज जनित भी हो सकती है, बीज जनित और मृदा जनित। तो दो प्रकार से ये जो है दूसरी पीढ़ी में जा सकती है। इसके जो स्पोर होते हैं, बीजाणु होते हैं। तो सर्कोस्पोरा एरिजिडिकोला में क्या होता है? ऐसे धब्बे बन जाएंगे जिन पे पीला आवरण होगा। ये जो है वो भूरे रंग के धब्बे होंगे, भूरे रंग के धब्बे, और पीला घेरा क्या पाया जाएगा? उन धब्बों पर पीला घेरा पाया जाएगा। जो स्पॉट बनते हैं, जो धब्बे बनते हैं, उन पर पीला घेरा पाया जाता है। तो हानिकारक जो होता है वो ये होता है, ये हानिकारक है। ये अवस्था जो बनती है वो कब बनती है? 6 सप्ताह की आयु में। जैसे पौधा जो है वो 6 सप्ताह का होगा तब ये अवस्था बनेगी। और ये अवस्था जो बनती है, ये अवस्था लगभग बनती है 3 से 4 सप्ताह। तो ये अगेती टिक्का है, या अगेती पत्ती धब्बा भी कह देते हैं इसको। क्या कह देते हैं? अगेती। और ये है पछेती पत्ती धब्बा, पछेती पत्ती धब्बा है। अगेती पत्ती धब्बा और पछेती पत्ती धब्बा। तो सबसे ज्यादा नुकसान कौन सा करता है? पछेती पत्ती धब्बा रोग सबसे ज्यादा नुकसान करता है। कि जैसे मान लो ये आपकी पत्ती है, इस पत्ती पे छोटे छोटे ज्यादा स्पॉट बनते हैं। तो इससे क्या होता है? क्लोरोफिल ज्यादा खत्म हो जाता है, क्लोरोफिल नष्ट अधिक होता है। क्लोरोफिल अधिक नष्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस कम होगा, और इससे जो है उपज में लगभग जो है इसके द्वारा उपज में कितनी कमी आ जाती है? 20 से 40% उपज में कमी देखने को मिलती है। कौन से रोग से? टिक्का रोग से, जो कि मूंगफली का मुख्य रोग है। क्लियर? याद रहेगा आपको। अब इसकी अगर बात करें तो किससे कंट्रोल किया जा सकता है? तो ट्राइकोडर्मा इसके लिए सबसे बेस्ट है। ट्राइकोडर्मा से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा जो कि क्या है? एक मित्र फफूंद है, मित्र फफूंद, इसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो मूंगफली में जो टिक्का रोग है वो किसके द्वारा होता है? मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है वो कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अब इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फसल चक्र क्या होता है। तो फसल चक्र क्या होगा? फसल चक्र में क्या होगा? सेम टाइम सेम एरिया और डिफरेंट क्रॉप्स। एक ही समय में निश्चित स्थान पर अगर फसलों को हेर फेर कर बोते हैं, फसलों को हेर फेर कर बोना, फसलों को हेर फेर कर बोना किसी निश्चित समय अवधि में हेर फेर कर बोना, वो क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र जो है वो एक वर्षीय हो सकता है, द्विवर्षीय हो सकता है, और बहुवर्षीय फसल चक्र देखने को मिल सकते हैं। तो मतलब डिफरेंट क्रॉप का मतलब क्या होता है? कि जैसे एक फैमिली की क्रॉप हमने यहाँ पर ग्रो की है, तो दूसरी फैमिली थोड़ी जो मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट हो, वैसी फैमिली की फसल हम काम में
लेंगे तो कुल हम बदल देते हैं, अधिक गहरी जड़ वाली की जगह उथली जड़ वाली फसलें हम शामिल करते हैं। तो इससे क्या होगा, क्या मुख्य उद्देश्य क्या है, क्रॉप रोटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक ही फसल का लगातार उत्पादन करना, एक ही फसल का लगातार उत्पादन करना नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है फसलों को हेर फेर कर बोना। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, दूसरा क्या है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना है। तीसरा है केवल एक प्रकार के कीटों को नियंत्रित करना, केवल एक ही प्रकार के कीटों को अगर नियंत्रित करते हैं तो वो भी क्या इस फसल प्रणाली के अंतर्गत सम्मिलित है या इस फसल प्रणाली का उद्देश्य है। और सिंचाई की आवश्यकता को कम करना, या सिंचाई की आवश्यकता को कम करना है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए जो यहाँ पर आ रहा है वो क्या है, बी, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए। मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी तो मतलब हम जो है उसमें फसलें लेंगे, अदरवाइज फसल ही नहीं ले पाएंगे तो फिर सिंचाई का क्या मतलब है ना, कीटों का क्या मतलब है। तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसल चक्र को अपनाया जाता है। फसल चक्र अपनाने से मिट्टी की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहती है, सस्टेन रहती है, टिकाऊ रहती है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है मोजेक रोग। मोजेक रोग जो है वो किस प्रकार के रोगाणु के कारण होता है? मोजेक क्या होता है? सबसे पहले तो मोजेक के बारे में हम बात करेंगे। मोजेक, मोजेक क्या है? पीलापन व हरापन का जाल है। पत्तियों में जो है येलो कलर और ग्रीन कलर जो है वो मिक्स दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोजेक संरचना कह देते हैं। तो नेटवर्क ऑफ येलो वेन ऐसे भी कह सकते हैं, नेटवर्क ऑफ येलो वेन। येलो वेन, येलो वेन को हम क्या कहते हैं, पीत सिरा। पीली सिराओं का जो जाल बन जाता है पत्ती में उसे हम मोजेक कहते हैं। तो मोजेक जो है वो किसके कारण होता है? मोजेक कवक के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण, या माइकोप्लाज्मा। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर पता होगा, आपने कई सारे रोग पढ़े होंगे। भिंडी का मोजेक है ना, उसके बाद में मिर्च का मोजेक आपने पढ़ा होगा, पपाया पपीता में आपने मोजेक रोग पढ़ा होगा। ऐसे कई फसलों में जो है आपने मोजेक पढ़ा होगा। दलहन में भी मोजेक रोग जो है वो अधिक देखने को मिलता है। तो मोजेक रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है, वायरस। और वायरस कैसा है ये? एसएसडीएनए, एसएसडीएनए वायरस है। और एसएसडीएनए वायरस के अंतर्गत जो है वो इन्फेक्टिव पार्ट है, मतलब कि जो संक्रमण फैलाता है। अब ये विषाणु जो होता है वो बिगोमो वायरस होता है। इस बिगोमो वंश होता है। कुल इस वायरस का जो होता है वो जेमिनी विरिडी होता है। जेमिनी विरिडी, जेमिनी विरिडी इसका जो है कुल होता है। बिगोमो वायरस इसका वंश होता है। और अगर हम बात करें इस विषाणु की तो इसका संचरण जो होता है, संचरण वो सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई द्वारा होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम बेमेसिया टेबेसाई हमने पढ़ा है। सफेद मक्खी के द्वारा यह विषाणु एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलाया जाता है। क्लियर हो गया होगा आपके। अब विषाणु के लिए जो है हम कई प्रकार की प्रतिरोधी किस्में भी काम में ले सकते हैं, और ऐसे जो है उपार्जित प्रतिरोधकता उत्पन्न करने वाले रसायन भी काम में ले सकते हैं। जो सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेसिस्टेंस पावर जो है एसएआर जो इंड्यूस करते हैं उनको भी हम काम में ले सकते हैं। ऐसे रसायन होते हैं जैसे बेंजोइक एसिड है, सैलिसिक एसिड है, ऐसे रसायन होते हैं जिनसे मोजेक रोग में के प्रति जो है पौधों में प्रतिरोधकता ला सकते हैं। अगर एसिड ज्यादा हो जाएगा तो मतलब वायरस का अटैक कम देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहां पर दिया हुआ है, अनावर्ती फसल
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अनावर्ती फसल का क्या अर्थ है? अनावर्ती फसल का क्या अर्थ होता है वो यहां पर देखेंगे। अनावर्ती फसल या रिले क्रॉपिंग का क्या अर्थ होता है? दो फसलों को एक साथ उगाना, दो फसलों को एक साथ उगाना, एक फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई करना, एक ही खेत में एक ही फसल को बार बार उगाना, एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाना। ये बहुत अच्छी प्रक्रियाएं हैं और हम याद भी करनी चाहिए। तो देखो क्या होता है, एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी प्रणाली है जिसमें क्या किया जाता है, फर्स्ट क्रॉप की बुआई कर देंगे, अब उसकी फर्स्ट क्रॉप की जो कटाई करेंगे हार्वेस्टिंग, ये यहां सोविंग, उससे पहले ही हम दूसरी क्रॉप जो है सेकंड क्रॉप की सोइंग कर देंगे और उसके पहले ही हम थर्ड की भी कर देंगे। तो ये एक क्या है, ओवरलैपिंग प्रणाली है। ओवरलैपिंग प्रणाली, ये प्रणाली विकसित की गई है कहां पर? पश्चिम राज्यों में, सॉरी पूर्वी राज्यों में यह प्रणाली विकसित की गई है। पूर्वी राज्यों में, पूर्वी राज्यों में भी सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलती है हमें? बिहार, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में यहां ऐसे देखने को मिलती है। अच्छा, यही प्रणाली जो है वो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलती है, एमपी में भी देखने को मिलती है। अगर इस प्रणाली को, अगर हम इस प्रणाली को पूर्वी राज्यों में देखा जाए तो पूर्वी राज्यों में इस प्रणाली को पेरा पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरा पद्धति कहते हैं। और एमपी में इस प्रणाली को उतेरा पद्धति कहते हैं। कौन सी पद्धति कहते हैं? उतेरा पद्धति कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि पहली फसल काटेंगे उससे पहले ही जो है वो दूसरी फसल को बीज को जो है ब्रॉडकास्ट कर देंगे, छिड़काव विधि द्वारा उसको फेंक दिया जाएगा खेत में। तो धान की कटाई होने तक वो जो है वो जर्मिनेट हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज है कि फिर इसमें उस फसल का नुकसान होगा कि नहीं होगा। पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूं कि ओवरलैपिंग प्रणाली में पूर्वी राज्यों में क्या काम में लिया जाता है। पेरा का एग्जाम्पल क्या होगा? तो धान के बाद में यहां पर अलसी भी हो सकता है या लेथाइरस होगा, ये यहाँ का एग्जाम्पल है। उससे पहले हम अलसी डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो मॉइस्चर है उसको हम प्रयोग में ले लेते हैं, जो मॉइस्चर फसल की वजह से वहां खेत में मिट्टी में मौजूद है उसका फायदा उठाने के लिए। और दूसरा क्या है, हम एक और सीजन बढ़ा सकते हैं। जैसे 3 सीजन हमारे एक वर्ष में होते हैं, तो इस प्रणाली से हम कितने सीजन ले सकते हैं? 4 सीजन हम उपयोग में ले सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा यूज हम लैंड का कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हमें मिल सकती है। तो क्या है इसका आंसर? एक फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? रिले या ओवरलैपिंग या अनावर्ती फसल प्रणाली, या इसका नाम हमें देखने को मिल सकता है अविराम कृषि। और ये शब्द जो आया है रिले, ये एक दौड़ से आया है। रिले दौड़ जो होती है उससे ये शब्द लिया गया है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूनतम जुताई का मुख्य उद्देश्य क्या है या मुख्य लाभ क्या है? न्यूनतम जुताई ये भूपरिष्करण का एक तरीका है जो कि एडवांस फॉर्म है। एडवांस फॉर्म मतलब इसमें क्या कर देते हैं, फसल में कई सारी हम कृषि क्रियाएं करते हैं, जैसे कि हेरोइंग करते हैं, प्लोइंग करते हैं, जुताई, हेरोइंग करते हैं, प्लोइंग करते हैं, और भी कई सारी प्रक्रियाएं जैसे पाटा लगाना हो गया, कल्टीवेटर हम चला देते हैं। तो इससे क्या होता है, मृदा संरचना तो बिगड़ती है, साथ में जो है कटाव को प्रोत्साहन मिलता है, दूसरा नमी की कमी भी देखने को मिलती है। तो मतलब न्यूनतम जुताई में क्या कर देते हैं, सीमित कृषि क्रियाएं की जाती है। सीमित कृषि क्रिया या सीमित भूपरिष्करण। सीमित भूपरिष्करण करेंगे मतलब इसमें हम जो है जुताई को अवॉइड भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं, पर हम हेरोइंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कल्टीवेटिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा हम प्रेफर कर सकते हैं।
जैसे जीरो में तो इसको भी बंद हो जाएगा, जीरो टिलेज में जो है जुताई को भी पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। मिनिमम का जो एडवांस रूप है, मिनिमम का जो आगे बढ़ता हुआ रूप है वो जीरो है। तो क्या होगा, मिट्टी की जुताई में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मिट्टी की संरचना में सुधार और लागत में कमी होती है, खरपतवारों का अधिक नियंत्रण होता है, मृदा जल की मात्रा में कमी होती है। तो बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ पर बैठ रहा है, मिट्टी की संरचना को बनाए रखने के लिए। किसको बनाए रखने के लिए? संरचना अगर ठीक रहेगी तो कटाव जो होगा वो नहीं देखने को मिलेगा या नगण्य देखने को मिलेगा। ठीक। अब मिनिमम टिलेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, कहां से आया? तो एक वैज्ञानिक है फेकनर, जिसको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ मिनिमम टिलेज कहते हैं, फादर ऑफ न्यूनतम जुताई या न्यूनतम जुताई के जनक कहते हैं। उन्होंने इस परिकल्पना को प्रस्तुत किया था सबसे पहले, किसके लिए? मृदा संरक्षण के लिए। तो ये आपका मिनिमम टिलेज हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कोल्ड स्टोरेज। अगला क्या आता है? कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज क्या होता है? कोल्ड स्टोरेज में फलों को किस तापमान पर रखा जाता है? किस तापमान पर फलों को रखा जाएगा कोल्ड स्टोरेज में? देखते हैं कोल्ड स्टोरेज क्या होते हैं। फल व सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए उन्हें एक अनुकूल तापमान पर रखा जाता है, वो कोल्ड स्टोरेज चेंबर में रखा जाता है। तो फलों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, फलों के लिए किस तापमान पर रखा जाएगा कोल्ड स्टोरेज में फलों को? तो तापमान यहाँ पर दिया हुआ है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं आपको बता देता हूं, अधिकतर फल व सब्जियां जो होती है, और हम सब्जियों की बात नहीं करके फलों की बात करें, तो अधिकतर फल जो होते हैं वो 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य ही हमें उनको रखना चाहिए। तो राइट आंसर 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। पर यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं मिले और हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाए कि जैसे 33 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के और 42 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें देखने को मिल जाए, 50 से लेकर के 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, और भी कई सारे ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। तो कौन से तापमान पर जो है अधिकतर रखा जाता है? तो 33 से 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, या हम कह सकते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमें कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहिए फलों को सुरक्षित रखने के लिए, ज्यादातर फलों को सुरक्षित रखने के लिए। हाँ, 50 से 59 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो हम किसके लिए रख सकते हैं? बनाना के लिए, मतलब केला हेतु जो है ये तापमान भी चल जाता है। 50 से 59 डिग्री फ़ारेनहाइट ये तापमान चल जाएगा, जिसे 10 से 15 हम कह देंगे, 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। ऐसे कई सारे फल ऐसे भी होते हैं जैसे -1 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे किसको रखा जाता? अंगूर जो है वो सेंसिटिव है, खराब जल्दी होते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं, अंजीर में खाने योग्य भाग क्या है? अंजीर में खाने योग्य भाग क्या है? तो कई जगह जो है हम अलग अलग जवाब हमें देखने को मिलते हैं, पर इसको समझते हैं आज। अंजीर, जैसे पीपल भी ऐसा ही प्लांट होता है, और बरगद भी ऐसा ही है, और गूलर भी ऐसा ही प्लांट है, जिनका पुष्पक्रम क्या होता है? हाइपेंथोडियम इनका पुष्पक्रम होता है। और हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम क्या होता है? जैसे कि कोई फल जो है ऐसे पुष्पवृंत के वहां तो क्या है? सकड़ा है और ऊपर जाके चौड़ा है, इधर तो नर है और नीचे मादा होती है। इसमें जो है तीनों ही होते हैं, नर भी है, मादा भी है, और बंदे भी इसी में ही है। तो तीनों प्रकार के जो है इसमें पाए जाएंगे, नर भी, मादा भी और बंदे भी इसमें पाया जाएगा। तो ऊपर जो होते हैं ये तो नर होंगे, और नीचे वाले जो बनेंगे वो क्या बनेंगे? मादा बनेंगे। तो ये जो है इसको हम क्या कह रहे हैं? हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम कह रहे हैं। अब इस पुष्पक्रम में ये मैच्योर हो जाते हैं, धीरे धीरे बीज बनने लग जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है अंडा से बीज, पुष्पासन और फल भित्ति। तो क्या खाया जाता है? पुष्पासन
अभी एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि इसका जो फल प्रकार है अंजीर का, पीपल, बरगद, गूलर का फल प्रकार जो होता है, ये जो होते हैं ये संयुक्त फल होते हैं। संयुक्त फल, कंपोजिटिव फ्लावर, मतलब मल्टीपल फ्रूट, बहुफल होते हैं। मल्टीपल फ्रूट है, और जितने भी मल्टीपल फ्रूट होते हैं वो कैसे होते हैं? साइकोनस। साइकोनस, और साइकोनस क्या होता है? साइकोनस ऐसा फल जो कि हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम से बनता है, उसको साइकोनस फल कहते हैं। और जितने भी साइकोनस फल होते हैं, साइकोनस फल जितने भी होंगे उनका क्या खाया जाता है? पुष्पासन खाया जाता है। क्या खाया जाता है? पुष्पासन या रिसेप्टेकल खाया जाता है। पुष्पासन यहाँ पर खाया जाता है। और ऐसे फलों को जिनका फल प्रकार जो है साइकोनस होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? आभासी फल भी कह देते हैं। आभासी फल, फॉल्स फ्रूट, क्या कह देते हैं? फॉल्स फ्रूट इन्हें कह देते हैं। तो ये आप जो है याद रखना। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? पुष्पासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ब्रोकोली। ब्रोकोली किस परिवार से संबंधित है? ब्रोकोली जो है गोभी वर्गीय है, और गोभी वर्गीय फसलें जो आती है वो किस में आती है? कुर्सीफेरी में आपको देखने को मिलती है। कुर्सीफेरी फैमिली की फसलें जो गोभी वर्गीय फसलें होती है, मतलब जिनका वंश जो है वो क्या आता है? ब्रेसिका। और ब्रेसिका वंश वाली फसलें जो है वो किस में आती है? ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी में आती है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, ब्रोकोली का भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। इसको ब्रेसिका ओलेरिसिया, और इटली इसका उत्पत्ति स्थान है, इसलिए इसके वैज्ञानिक नाम में वेराइटी जो लगी रहती है वो क्या लगी रहती है? इटेलिका। क्या है? इटेलिका यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इस वर्ग में कई सारे, गोभी वर्ग में कई सारी सब्जियां, जैसे कि गांठ गोभी, बंद गोभी, और पत्ता गोभी, और फूल गोभी, ब्रोकली, उसके अलावा जो है केल, ऐसी सब्जियां देखने को मिलती है जिनमें, अच्छा ये ब्रोकोली जो होती है इसमें इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले तत्व पाए जाते हैं और विटामिन पाया जाता है। चलो आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोका फल नहीं है? रोका मतलब ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसकी कैनिंग नहीं की जा सकती है? ऑप्शन दिया हुआ है आम, अनानास, केला, अमरूद। तो 4 फल दिए हुए हैं। कौन सा फल है जिसका रोका नहीं किया जा सकता, मतलब जिसको रोक नहीं सकते या कैनिंग नहीं कर सकते? कैनिंग से क्या करते हैं? किसी भी फल या सब्जी का जो है ड्यूरेशन हम बढ़ा देते हैं, उसकी वैधता को हम बढ़ा देते हैं, तो उसके लिए हम कैनिंग कर देते हैं, निर्वात में भर देते हैं। तो कौन से फ्रूट का नहीं किया जाएगा? ऐसे फ्रूट का नहीं किया जाएगा जिसमें लो एसिड है। जिसमें क्या है? लो एसिड है, कम अम्लता जिस फल में होगी उसमें नहीं किया जाएगा। आम में अम्लता होता है, खट्टापन होता है, अनानास में भी होता है, और उसके बाद में जो है अमरूद में भी देखने को मिलता है। केले में सबसे कम जो एसिड है वो किस में है? केले में है। तो मतलब ऐसे फलों की कैनिंग नहीं की जाती जिनमें कम अम्लता होती है और अधिक सघनता होती है। अधिक सघनता और कम अम्लता जिन फलों में पाई जाती है, अधिक अम्लता और कम सघनता जिन फलों में पाई जाती है, उनमें डिब्बाबंदी नहीं की जाती, वर्जित होती है। क्लियर? इसलिए यहां पर राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? केला यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो आपको क्वेश्चन यहाँ पर हर सब्जेक्ट के, मतलब जो हमारे तीनों सब्जेक्ट है उनके देखने को मिलेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप समझोगे तो ये याद भी हो जाएंगे। आपको जो है ज्यादा स्टडी पे नहीं फोकस करना पड़ेगा। अब फालतू चीजें आपको ज्यादा पढ़नी नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस हम लेके आएंगे जो क्वेश्चंस ज्यादातर हमें देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, या कई सारे पेपर जो एग्रीकल्चर के होते हैं उनमें देखने को मिल जाते हैं जनरली। नाली व पूगल किसकी नस्लें हैं? नाली व पूगल किसकी नस्लें हैं? यहां पर दिया हुआ है गाय, बकरी, भेड़, ऊंट। तो देखो किसकी नस्लें हैं? सिंपल सी चीज है,
नाली, नाली क्या है, एक क्षेत्र है राजस्थान में। क्षेत्र कहां पर, जैसे हनुमानगढ़ का जो घग्गर नदी वाला क्षेत्र है, घग्गर नदी वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र जो होता है उस क्षेत्र को हम नाली क्षेत्र कहते हैं। अब वहां पर क्या पाई जाती है, वही क्या पाई जाएगी यहाँ पर पाई जाती है जनरली रेतीले, ये शुष्क इलाका है। कैसा इलाका है, शुष्क व अर्ध शुष्क इलाका यहाँ पर देखने को मिलता है। तो गाय और बकरी तो यहाँ पर सर्वाइव करेगी नहीं। अब आता है अपने पास भेड़ और ऊंट। तो ऊंट की जो है वो गिनती की नस्लें हैं, बीकानेरी, मारवाड़ी और जैसलमेरी। तो यहाँ पर नाली और पूंगल की बात करते हैं। पूंगल बीकानेर वाला इलाका आ जाता है, रेतीला इलाका है। तो इलाके के आधार पर इन नस्लों का नाम रखा हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, भेड़ यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। तो नाली और पूंगल जो है वो भेड़ की नस्लें होती है। क्लियर है आपका यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में पोटेशियम की कमी का मुख्य लक्षण क्या है, पौधे में पोटेशियम की कमी का मुख्य लक्षण क्या है। देखो, कमी मतलब पोटेशियम के, तो आपको ये ध्यान रखना है कि के से किनारे जो है वो झुलस जाते हैं, किनारे झुलस जाएंगे तो वो हमारे पोटेशियम का लक्षण है। कौन सी पत्तियों पर देखने को मिलते हैं, पुरानी पत्तियों पर देखने को मिलेंगे। पुरानी पत्तियों पर अगर देखने को मिलता है किनारे झुलसे हुए दिखाई देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, पोटेशियम की कमी का लक्षण कहेंगे। तो पत्तियों का गहरा हरा होना, गहरा हरा कैसे होता है, पत्तियां गहरी हरी जो होती है वो किसकी वजह से होती है, मैग्नीशियम की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, मैग्नीशियम की वजह से। पत्तियों के किनारों का पीला या भूरा होना, पत्तियों के किनारे जो है, अब मैंने कहा ना कैसे किनारे, तो राइट आंसर अपना बी आ जाएगा। फिर भी आगे देखते हैं, तने का छोटा होना और कमजोर होना। तने का अगर तना छोटा हो जाता है और कमजोर हो जाता है तो इसका कारण क्या है, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है और फास्फोरस डेफिशिएंसी भी है। पत्ती के ऊपरी सिरे का सफेद होना, ऊपरी सिरे का मतलब ऊपरी पत्तियों पे इसके लक्षण प्रकट नहीं होती, पुरानी पत्तियों पे लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, तो ऊपरी सिरे का सफेद होना, ये जिंक, ये जो लक्षण हो सकते हैं आपके कैल्शियम, बोरोन वगैरह, ये ऊपर पाए जाने वाले जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उनके लक्षण हो सकते हैं। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारे पास है। अधिकांश फसलों का अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान क्या होता है। तो ज्यादातर जो चीजें सरवाइव करती है या ज्यादा चीजें जो अच्छे से ग्रो करती है या कोई भी जीव जो है वो अच्छे से वृद्धि करता है तो वो रूम टेम्परेचर पर करता है। रूम टेम्परेचर यहाँ पर क्या है, 10 से 15, 20 से 25, 30 से 35 और 40 से 45। तो बेस्ट जो है अधिकांश फसलों के लिए वो अंकुरण 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे बेस्ट टेम्परेचर है अंकुरण के लिए। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, इस टेम्परेचर पर जो है वो नमी की मात्रा जो है वो 60 से 70% के बीच में रहती है, जो कि अनुकूल है। ये क्या है, आर्द्रता, जो कि क्या है, अंकुरण के लिए जो है वो अनुकूल आर्द्रता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। गैर मतलब जो सहजीवन में नहीं रहता, असहजीवी क्या कह देंगे उसको हम, असहजीवी। तो कौन सा है जो असहजीवी है, देखो राइजोबियम जो है वो दलहन के साथ रहता है। ठीक है, फ्रेंकिया, एजेटोबैक्टर और ब्रेडीराइजोबियम। तो ब्रेडीराइजोबियम और ब्रेडीराइजोबियम दोनों क्या है, सहजीवन में ही रहते हैं, सहजीवन में रहेंगे। चारों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं पर सहजीवन में फ्रेंकिया जो है वो सहजीवन में रहता है। फ्रेंकिया जो है सहजीवन में रहता है, किसके साथ सहजीवन में रहता है, नॉन लेग्यूम, नॉन लेग्यूम के साथ सहजीवन में। ये नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव है जो गैर दलहनी फसलों के साथ सहजीवन में रहता है, तो वो फ्रेंकिया है। अब यहाँ राइट आंसर अपना क्या है, एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर क्या है, असहजीवी है, एजोटोबैक्टर। मतलब ये जड़ में नहीं रहता, बाकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता रहता है। जनरली हम इनको अनाज सब्जियों में काम में लेते हैं, ऐसा जैव उर्वरक है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
मक्का के पौधे से नर पुष्पगुच्छ मतलब टेसल को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? टेसल हटाना क्या कहलाता है? यहाँ पर दिया हुआ है विपुंसन, डिटेसलिंग। हमारा आंसर मिल गया हमें। डिटेसलिंग मतलब टेसल को हटाना। डी मतलब क्या होता है? रिमूव। डी मतलब रिमूव करना। टोपिंग, छटाई, ये होंगे नहीं। विपुंसन क्या होता है? विपुंसन में क्या होता है? किसी पुष्प को ही हटा देते हैं, है ना, किसी पुष्प को हटा देंगे या फिर उसमें क्या है, बेकिंग कर देंगे। बेकिंग करने के बाद में जो, अच्छा, इस प्रक्रिया को इमास्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इमास्कुलेशन। कोई से भी नर या मादा भाग को जो है वो हटा दिया जाता है। तो विपुंसन का सब टाइप है डिटेसलिंग। विपुंसन का सब टाइप है डिटेसलिंग। तो मक्का में नर पुष्प को हटा रहे तो डिटेसलिंग, क्योंकि नर पुष्प को टेसल कहा जाता है और मादा पुष्प को क्या कहा जाता है? सिल्क कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारतीय मिट्टी में सबसे आम पोषक तत्व की कमी किसकी देखी जाती है? सबसे ज्यादा भारतीय मृदाओं में सबसे ज्यादा कौन से पोषक तत्व की कमी है? पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जिंक। तो यूनिवर्सल डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट है। डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट जो होता है, यूनिवर्सल डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट कौन सा है? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा कमी जो है वो नाइट्रोजन की देखी जाती है और सूक्ष्म पोषक तत्वों में हमें जिंक की देखने को मिलती है 47% मृदाओं में। ये नाइट्रोजन की कमी तो पूरी भारत में ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रति बूंद अधिक फसल, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, कृषि ऋण प्रदान करना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। क्या आ जाएगा? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ये इसकी क्या है? टैगलाइन है, मोर क्रॉप। प्रति बूंद अधिक फसल जो है ये इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 4-4 महीने के अंतराल पर जो सहायता प्रदान की जाती है। तो कितनी सहायता प्रदान की जाती है? 6,000 सहायता प्रदान की जाती है, मतलब 2-2 हजार रुपए प्रति 4 माह में डाले जाते हैं। ये आपको सबको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लोहे की कमी से पौधों में क्या होता है? लोहे की कमी से पौधों में क्या होता है? पत्तियों का पीलापन, पत्तियों का बैंगनी रंग का होना, पत्तियों के बीच का हरा होना और पत्तियों के किनारों का भूरा होना। तो ये क्वेश्चन जो है अभी पूछा गया है WO 2025 में। अभी जो WO का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से पोषक तत्व की कमी से इंटरवेलनल क्लोरोसिस हो जाता है? अंतःशिरा हरिमाहीनता। अंतःशिरा हरिमाहीनता। ये पीपीटी मैंने काफी टाइम पहले से बनाकर रखी हुई है। अगर पहले सोल्व करवाता तो कुछ बच्चों के जो है ये क्वेश्चन राइट होने के चांसेस बन जाते, पर मैं इसको लेट लेके आया। पर अब रेगुलरिटी के साथ जो है ये ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। तो नई पत्तियों पर जो हरिमाहीनता आती है, अंतःशिरा हरिमाहीनता, वो किससे आती है? लॉस है। और पुरानी पत्ती की बात करें तो वो आ जाती है किसकी वजह से? मैग्नीशियम की वजह से पुरानी पत्तियों में अंतःशिरा हरिमाहीनता उत्पन्न होती है। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आपको अच्छे लगे होंगे, उम्मीद है। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। अगर हम रोज के भी दो तीन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करते हैं या दो तीन बातें हम सीखते हैं तो ये इससे हमारे नॉलेज का स्तर बढ़ता है और पेपर को सोल्व करने का जो है कॉन्फिडेंस हमें मिलता है और एक बहुत अच्छे तरीके से हम जो है पेपर को सोल्व कर पाते हैं। तो आज के हमारे इतने क्वेश्चन थे। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से 20 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद। गुड नाइट।